सो हाय गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का इस वीडियो में। आज अपन लोग देखेंगे कि जो भी अपना एक सीलो का एक चैप्टर है, लीगल स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज। इसके ऊपर एक मैंने पीपीटी बनाई है। ये चैप्टर नेम का क्या, ये चैप्टर आपको इस चैप्टर में क्या दिया है, ये सारी चीज़ें इस पीपीटी के जरिए अपन लोग देखेंगे। 90% चीज़ें इसमें कवर कर रखी है। इट्स नॉट द मतलब ये पूरा डिटेल नहीं है। एज आप लोगों के सब लोगों के जैसे कि नोट्स होते हैं उस तरीके से पूरा डिटेल नोट्स नहीं है, बट एक समरी, एक तरीके का एक चैप्टर का अगर आपको शॉर्ट में कंसेप्चुअल रिवीजन करना हो तो ये इस वीडियो के जरिए वो इजीली 100% अच्छी तरीके से हो सकता है। मोस्ट ऑफ चीज़ें मैंने इस जगह पे कवर कर रखी है। जो कुछ भी आपको ये चैप्टर में टाइप्स ऑफ कंपनीज दी, आपको इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ कंपनीज दे रखी है, या फिर और कुछ अपना या फिर कुछ एक तरीके से एक अपना लीगल स्टेटस, लिमिटेड लाइबिलिटी वगैरह, या फिर टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी वगैरह, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें जो मेन कंसेप्ट्स है वो सारे मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, ताकि अगर आप लोगों को बाद में देखना भी रहेगा, अगर आपको चैप्टर की कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी लेनी रहेगी तो आप कहीं ना कहीं ये वीडियो से 100% उस जगह पे चैप्टर की कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट आपको अगर एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, एक तरीके की यहाँ पे मैंने ये सारी पीपीटी में पूरी समरी बनाई है, और समरी से मैं पूरा एक तरीके से कंसेप्चुअल रिवीजन आपको इस जगह पे कराऊंगा। एक समरी के लिए, समरी पढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें अच्छी है। बट जब भी आप लोग ये चैप्टर को पढ़ोगे तो मैं रेफर करूँगा मॉड्यूल या फिर अपने मेन नोट्स जो होते हैं प्रॉपर बनाए वाले, उससे पढ़िए। ये सिर्फ रिवीजन के मकसद के लिए ठीक है ना। बस यही चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता था। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आपका जो सीलो का चैप्टर है, लीगल स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज, सीएस एग्जीक्यूटिव का। ये चैप्टर के ऊपर एक पीपीटी है, तो ये पीपीटी के माध्यम से सारे कंसेप्ट उस चैप्टर का रिवीजन हम लोग यहाँ पे करेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, सबसे पहले तो आता है कि व्हाट इज कंपनी, ठीक है ना। व्हाट इज कंपनी बोले तो यहाँ पे आपके बुक में यहाँ पे दे रखा है द वर्ड कंपनी डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉम विच मीन्स विथ और टुगेदर, एंड पेनिस विच मीन्स ब्रेड। मतलब यहाँ पे डेफिनेशन जो कंपनी की दे रखी है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट, वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनी एक्ट क्या बोलता है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब 2000 आज की डेट में कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, ठीक है ना। तो इस कंपनीज एक्ट के अंतर्गत जो कंपनी चालू हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, वो कंपनी, या फिर पिछले कंपनीज एक्ट के अंदर 1956 वाले एक्ट के अंदर जो कंपनी चालू हुई है वो कंपनी, इस जगह पे कंपनीज के इस जगह पे सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में उस जगह पे कवर होती है। यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि इन टर्म्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब कंपनी मीन्स एक ऐसी कंपनी जो कि इस कंपनीज एक्ट 2013 या फिर कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर उस जगह पे रजिस्टर्ड हुई है। तो ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 उस जगह पे कंपनी की डेफिनेशन बोलता है कि जो भी कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 या फिर कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई है वो यहाँ पे इस जगह पे कवर होती है। एक लीगल स्टेटस क्या है कंपनीज का, आप लोगों को पता है कि हम लोग उस जगह पे बोलते हैं कि उस जगह पे कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, उस जगह पे परपेचुअल सक्सेशन रहता है, उस जगह पे एक उसका एक अलग लीगल स्टेटस है, एज लाइक आपकी अपनी खुद की जो आइडेंटिटी है, अपने एज ए इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है, एज लाइक कंपनीज की भी एक अलग आइडेंटिटी है। मतलब कंपनीज और उसको मैनेज करने वाले लोग, ये दोनों लोग अलग अलग है, ठीक है ना। इसके वास्ते लोग कहीं ना कहीं आज की डेट में जब लोग बिजनेस की ओर जाते हैं तो कहीं ना कहीं कंपनीज इनकॉर्पोरेट करके उस जगह पे बिजनेस करते हैं, ताकि एक परपेचुअल सक्सेशन हो, सेपरेट लीगल एंटिटी हो, उसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज, जो कुछ भी कंपनीज उस जगह पे कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है तो उनका एक लीगल स्टेटस क्या है। तो जब भी कंपनी उस जगह पे रजिस्टर्ड होती है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, तो उस जगह पे वो एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन उस जगह पे बन जाती है। मतलब जो कंपनी है वो एक जुडिशियल पर्सन है। जुडिशियल पर्सन बोले तो उस जगह पे
उस जगह पे उसको लॉ ने एक क्या बोल सकते हैं, लॉ ने एक आइडेंटिटी उस जगह पे दे के रखी है, एज लाइक अपनी आइडेंटिटी है, अपना एक नाम है, अपना एक एड्रेस है, ये सारी चीज़ें हैं। उसी तरीके से एक कंपनी का भी एक नाम होता है, कंपनी का भी एक एड्रेस होता है, कंपनी के भी एक खुद की एक आइडेंटिटी हो सकती है, कंपनी भी खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, कंपनी भी खुद के नाम पे उस जगह पे क्या बोल सकते हैं, उस जगह पे कोर्ट में केस चला सकती है। तो ये सारी चीज़ें उस जगह पे एक कंपनी एक तरीके से कर सकती है। मतलब लीगल स्टेटस की अगर कंपनीज एक्ट की बात करें, लीगल स्टेटस ऑफ कंपनीज की यहाँ पर अगर अपन बात करें तो मुझे लगता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, एज लाइक अपनी एक आइडेंटिटी है। उसी तरीके से कंपनीज की भी एक आइडेंटिटी है, जो भी उसने उसको लॉ ने दी है। लॉ ने बोले तो कंपनीज एक्ट 2013 ने उसको आइडेंटिटी दे रखी है। इसकी वजह से उसको अपन बोलते हैं कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। उस जगह पे जुडिशियल बोले तो लॉ ने उस जगह पे कंपनी को एक खुद की आइडेंटिटी दे रखी है, इसलिए उसके लिए उसको अपन बोलते हैं कि जुडिशियल पर्सन है। बट वो खुद के दम से एज लाइक ह्यूमंस उस जगह पे एक्ट नहीं कर सकती, ठीक है ना, इसलिए उसको आर्टिफिशियल बोला गया है, ठीक है ना। भले ही वो खुद के नाम पे उस जगह पे उसकी खुद की आइडेंटिटी है, खुद का नाम है, खुद के नाम पे उस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, सारी चीज़ें कर सकती है, बट कहीं ना कहीं वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है। तो कहीं ना कहीं द कंपनी एक्ट थ्रू नेचुरल पर्सन, मतलब इट एक्ट्स थ्रू द मैनेजमेंट विच इज रन बाय द ह्यूमन बींग्स। मतलब वो एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, जो कंपनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है जिसको कि ह्यूमन बींग्स उस जगह पे रन करते हैं। ह्यूमन बींग्स के थ्रू उस जगह पे वो एक नेचुरल पर्सन्स के थ्रू उस जगह पे अपनी कंपनी का सारा कामकाज उस जगह पे चलता है, ठीक है ना। तो ये था कंपनी के बारे में। सो बेसिकली इसकी समरी की अगर अपन बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ने बोल रखा है कि ऐसी कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर उस जगह पे रजिस्टर्ड हुई है, उसे अपन बोलेंगे कि वो इस जगह पे कंपनी की डेफिनेशन में कवर होती है। एंड लीगल स्टेटस की अगर अपन बात करें तो कंपनी का आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोले तो उस जगह पे लॉ ने उसको एक खुद की आइडेंटिटी दे रखी है, इसलिए उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, क्योंकि वो नेचुरल पर्सन नहीं है। क्योंकि नेचुरल पर्सन नहीं है, इसके वास्ते उसको आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोला गया है, जो कि नेचुरल पर्सन के थ्रू एक्ट करती है, मतलब ही बोर्ड के थ्रू एक्ट करती है, क्योंकि कंपनी को रन करने का काम उस जगह पे मैनेजमेंट का होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। तो एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कंपनी है जो कि उस जगह पे नेचुरल पर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए उस जगह पे रन होती है। सो कंपनी की डेफिनेशन एंड उसका लीगल स्टेटस, सो यही उसकी समरी है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो मुझे लगता है कि उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, उसके बाद में परपेचुअल सक्सेशन, उसके बाद में सेपरेट प्रॉपर्टी, उसके बाद में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, उसके बाद में कैपेसिटी टू sue एंड टू बी sued। सो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, जैसे कि मैंने अभी बोला कि कंपनी एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, उसका खुद की एक नेम है, खुद का एक एड्रेस है, खुद की एक आइडेंटिटी है, वो खुद कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, वो खुद के नाम पर केस लड़ सकती है, खुद के नाम पर केस ले सकती है। सो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट बोले तो कंपनी और पर्सनैलिटी बोले तो उसकी खुद की आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे खुद की उसकी एक आइडेंटिटी है, उसका एक रिकग्निशन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बोला है यहाँ पे कंपनी एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है। उसके बाद में आता है कि परपेचुअल सक्सेशन बोले तो लोग आएंगे जाएंगे बट उस जगह पे कंपनी चलती जाएगी, ठीक है ना। परपेचुअल मतलब किसी के होने या न होने से उसका कामकाज नहीं रुकने वाला। अभी आप लोगों को बताया कि टाटा कंपनी, ठीक है ना, रतन टाटा जी के जाने के बाद में कंपनी डिड नॉट स्टॉप टू वर्क, ठीक है ना, मतलब कंपनी स्टॉप नहीं हुई, कंपनी चलते ही जा रही है, ठीक है ना। जो कुछ भी प्रमोटर्स ने उस जगह पे कंपनी चालू की है, ऐसा नहीं है कि कल जाके वो नहीं रहेंगे तो उस जगह पे कंपनी बंद पड़ जाएगी, ठीक है ना। पीपल कम एंड पीपल गो, ठीक है ना, बट कंपनी विल वर्क
सो इसका मतलब है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन बोले तो लोग आएंगे जाएंगे, बट उस जगह पे कंपनी का कामकाज, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का वर्किंग, उस जगह पे कंपनी का बिजनेस चलता रहेगा। लोगों के आने का और लोगों के जाने का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद में सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी मतलब उस जगह पे इसके पहले जैसे मैंने बोला कि कंपनी खुद के नाम पे उस जगह पे सेपरेट प्रॉपर्टी उस जगह पे होल्ड कर सकती है, ठीक है ना। एज लाइक अपन ह्यूमन बींग्स खुद के नाम पे सेपरेट प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, सेम तरीके से उस जगह पे कंपनीज भी खुद के नाम पर एक सेपरेट प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, उस जगह पे कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई भी डायरेक्टर्स, कोई भी मैनेजमेंट उसके ऊपर एक तरीके से ये नहीं बोल सकता कि ये मेरी प्रॉपर्टी है क्योंकि मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसकी खुद की आइडेंटिटी है, खुद के नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, उसकी जो भी असेट्स है वो कंपनी के है, न कि उसके मैनेजमेंट के, ठीक है ना। उसके बाद में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, सॉरी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मतलब ये कंपनी जो होती है उस जगह में उसमें शेयर होल्डर्स शेयर्स होल्ड करते हैं, तो ये शेयर्स जो होते हैं ये शेयर्स उस जगह पे एक आदमी से दूसरे आदमी को उस जगह पे ट्रांसफर हो सकते हैं। जो कुछ भी बंदे उसमें कंपनी में शेयर्स होल्ड करते हैं कहीं ना कहीं वो उसके रियल ओनर्स होते हैं। दो कंपनी को मैनेज करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है, बट कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स मिलके उस जगह पे अपॉइंट करते हैं ताकि वो कंपनी का डे टू डे मैनेजमेंट उस जगह पे रन कर सके, क्योंकि हर एक शेयर होल्डर उस जगह पे डे टू डे अफेयर्स में कंपनी में शामिल नहीं हो सकता, उसके पास उतना टाइम नहीं है। आज रिलायंस की अगर बात करें तो उस जगह पे उसकी बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, उस जगह पे सब लोग ही डे टू डे अफेयर्स में कंपनी में उस जगह पे हिस्सा नहीं लेते। कंपनी मैनेज करने का काम उस जगह पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है, ठीक है ना। तो जो कुछ भी शेयर होल्डर्स है वो उस जगह पे चेंज होते रहते हैं, एक बंदे से दूसरे बंदे को उस जगह पे शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, और जो बंदे को शेयर ट्रांसफर हुआ कहीं ना कहीं वो उसके रियल ओनर्स होते हैं। जो भी परसेंटेज, अगर किसी कंपनी के 100 शेयर्स है उसमें का अगर 10 शेयर्स आपके पास है तो उस जगह पे 10% उसकी होल्डिंग आपके पास है, मतलब उस कंपनी के 10% ओनर आप लोग हो, मतलब जिसके पास उसके शेयर्स है। तो ये शेयर्स एक आदमी से दूसरे आदमी तक उस जगह पे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो यही बोला है कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। उसके बाद में कैपेसिटी टू सू और टू बी सूड, मतलब जैसे कि मैंने बोला कि कंपनी खुद के नाम पर केस ले सकती है और कंपनी खुद के नाम पर केस ले सकती है और कंपनी किसी के ऊपर केस भी कर सकती है, ठीक है ना। उसकी वो एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, उसकी एक खुद की आइडेंटिटी है। एज लाइक ह्यूमन बींग्स अपन किसी के ऊपर सू भी कर सकते हैं, सू मतलब किसी के ऊपर केस करना, और अपने ऊपर भी कोई कर सकता है सू केस, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये उस जगह पे उस जगह पे ये अपना कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी का भी है कि कंपनी भी सामने वाले बंदे के ऊपर और कोई दूसरी कंपनी के ऊपर उस जगह पे केस कर सकती है, और कंपनी के ऊपर भी कोई भी बंदा केस कर सकता है, ठीक है ना। तो ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले तो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी की, मतलब कंपनी की खुद की पर्सनैलिटी है, एज लाइक अपनी ह्यूमन बींग्स की पर्सनैलिटी है, सेम तरीके से कंपनी की खुद की पर्सनैलिटी है। सेकेंडली परपेचुअल सक्सेशन। उसके बाद में परपेचुअल सक्सेशन बोले तो कंपनी उस जगह पे जल्दी जाएगी, नो मैटर व्हाट कि कौन से लोग आए एंड कौन से लोग गए। उसके बाद में होता है कि सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी की प्रॉपर्टी उस जगह पे मैनेजमेंट की नहीं है, कंपनी खुद के नाम पे उस जगह पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर्स एक बंदे से उस जगह पे दूसरे बंदे को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। उसका में कैपेसिटी टू सू और टू बी सूड, मतलब कैपेसिटी टू सू और टू बी सूड मतलब उस जगह पे कंपनी जो है वो सामने वाले बंदे के ऊपर उस जगह पे केस भी कर सकती है, और कंपनी के ऊपर भी कोई बंदा कंपनी के नाम पर उस जगह पे केस कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी खुद की एक आइडेंटिटी है, वो एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, ठीक है ना। सो उसके बाद में आता है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स जुडिशियल पर्सन, मतलब लॉ ने उस जगह पे रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है ना। इट हैज अ लीगल नेम एंड हैज अ सर्टेन राइट्स, प्रोटेक्शन, प्रिविलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज इन लॉ सिमिलर टू दोज ऑफ नेचुरल पर्सन। मतलब इसके पहले मैंने जैसे आपको बोला कि एज लाइक अपन ह्यूमन बींग्स का जैसे एक नाम है, अपनी एक आइडेंटिटी है, उसी तरीके से कंपनी का एक लीगल आइडेंटिटी है। लॉ ने, कंपनीज एक्ट 2013 ने उसको आइडेंटिटी उस जगह पे कंपनी को दे रखी है। सो कुछ प्रिविलेज, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ लायबिलिटी उसके ऊपर
उस जगह पे कंपनी के ऊपर उस जगह पर है। मतलब कंपनी एक एज लाइक ह्यूमन बींग्स है, बट वो आर्टिफिशियल पर्सन है, अपन एक नेचुरल पर्सन है। तो कहीं ना कहीं कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि उसकी खुद की आइडेंटिटी है, उसको खुद को एक राइट्स है, उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके ऊपर उसका कुछ प्रोटेक्शंस है, कुछ प्रिविलेजेस है, कुछ लाइबिलिटीज़ है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब होता है कि आर्टिफिशियल पर्सन बोले तो उसने एक लॉ ने क्रिएट किया हुआ एक लॉ के द्वारा क्रिएट की गई हुई एंटिटी जिसको कि लॉ ने रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है ना। तो उसके बाद में आता है कि परपेचुअल सक्सेशन, वही चीज़ है भाई, परपेचुअल सक्सेशन। जैसे मैंने अभी बोला कि लोग आएंगे लोग जाएंगे, बट कंपनी उस जगह पे चलती जाएगी, कंपनी के ऊपर कोई भी डिफरेंस नहीं गिरेगा। मतलब जैसे मैंने बोला कि रतन टाटा जी उस जगह पे उनकी डेथ हो गई, तो कहीं ना कहीं कंपनी ने स्टॉप नहीं किया वर्किंग करना, टाटा सन्स ने, टाटा कैपिटल्स ने उस जगह पे अपनी वर्किंग, टाटा मोटर्स ने उस जगह पे अपनी वर्किंग उस जगह पे रोकी नहीं। कंपनी चलती जा रही है, उसका मैनेजमेंट कोई और देख रहा है, तो उसके प्रमोटर्स के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब वो सेपरेट एंटिटी है, लीगल लॉ के द्वारा उसे मिली गई वो आइडेंटिटी है। मतलब लोग आएंगे लोग जाएंगे, कंपनी खुद की उसकी एक पर्सनैलिटी है, उसे कौन सा प्रमोटर्स आया गया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कौन से शेयर होल्डर्स आए गए, कौन सा मैनेजमेंट आया गया, उससे फ़र्क नहीं गिरता। पीपल मे कम एंड पीपल विल गो, ठीक है ना। पीपल मे कम पीपल मे गो, बट कंपनी विल वर्क इन एवरी सिचुएशन, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि परपेचुअल सक्सेशन मीन्स दैट द मेंबरशिप ऑफ द कंपनी मे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट दिस डज नॉट अफेक्ट इट्स कंटिन्यूटी एंड इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नेवर डाइज एक्सेप्ट व्हेन इट इज वाउंड अप एज पर लॉ। वही चीज़ है जैसे मैंने आपको बोला अभी कि कंपनी के मेंबर्स चेंज होते हैं। मेंबर्स बोले तो शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स उस जगह पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज हो सकते हैं, बट कंपनी उस जगह पे मतलब कंपनी को कोई अफेक्ट नहीं होगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, एक्सेप्ट जब कंपनी बंद होती है। अगर कंपनी वाउंड अप हो गई, कंपनी क्लोज हो गई खुद से, तो ही कंपनी बंद हो सकती है। अनलेस कोई भी शेयर होल्डर आए जाए, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं करता। यही बोलता है परपेचुअल सक्सेशन बोले तो वो चलता जाएगा, ठीक है ना। कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल पर्सन इज अनअफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट और डिपार्चर ऑफ एनी मेंबर और डायरेक्टर। इट रिमेन्स द सेम एंटिटी डिस्पाइट टोटल चेंज इन मेंबरशिप। मतलब पूरा शेयर होल्डर्स का मेंबर, पूरे शेयर होल्डर्स, अगर समझो एक कंपनी में 100 शेयर होल्डर्स है, पूरे 100 के 100 शेयर होल्डर्स भी चेंज हो गए, तो भी कहीं ना कहीं उस जगह पे कंपनी को अफेक्ट नहीं होगा। कौन सा शेयर होल्डर मरा, कौन सा है, कौन सा जिंदा है, सॉरी कौन सा शेयर होल्डर उस जगह पे निकल गया, उससे कोई भी कंपनी को उस जगह पे फर्क नहीं गिरेगा, ठीक है ना। कंपनी चलती जाएगी। इंसॉल्वेंसी बोले तो जिस बंदे के लाइबिलिटीज उससे असेट से ज़्यादा हो गए, ठीक है ना। मतलब मराठी में बोलते हैं उसके की ज्या माणसाची जो माणूस दिवाळखोरीला गेला, ठीक है ना। मतलब जो बंदा उस जगह पे उसकी लाइबिलिटीज उसके असेट से ज़्यादा है, मतलब उसको देना मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे एज कम्पेयर टू उसके पास जितने हैं। मतलब उसके पास अगर 100 रुपये है तो उसके ऊपर 200 रुपये बाहर का लोन है, तो उस जगह पे उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। इसके ऊपर एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड भी है जो कि 2016 में आया, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, या फिर आपको फाइनल्स में वो है, ठीक है ना। और अभी भी शायद से कौन सा भी एक सब्जेक्ट में उस जगह पे आपको होगा ये सारा, ये थोड़ा बहुत इसका। जब मैं था तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से तब उस टाइम पे SBEC, अभी जो SBILL सब्जेक्ट है, उसमें क्लास में एक चैप्टर था इसका। सो यही है उसके बारे में इसके बारे सॉरी सो यहाँ पे अगर बात करें तो परपेचुअल सक्सेशन बोले तो पीपल विल कम एंड पीपल विल गो, बट कंपनीज विल वर्क डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कौन से मेंबर्स आए कौन से मेंबर्स गए। सो ये सारी चीज़ें वही करेगी। इसके बाद सेपरेट प्रॉपर्टी मतलब कंपनी खुद के नाम पर उस जगह पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। जो कुछ भी कंपनीज की प्रॉपर्टीज है, कंपनीज के असेट्स है, वो टोटली कंपनीज के है। उसके ऊपर कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी बंदा, कंपनी का एम्प्लॉय, डायरेक्टर्स वगैरह कोई भी उस जगह पे उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। ये यहाँ पे आपके मॉडल में केस स्टडी इसके ऊपर दे के रखी थी, वो मैंने यहाँ पे डाली है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे अपन लोग पढ़ेंगे इसको। सो यहाँ पे दे रखा है कि इन दिस केस द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हैज ट्राइड टू यूज द असेट्स ऑफ कंपनी फॉर पेइंग ऑफ हिज पर्सनल लोन्स। द दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड दैट as noticed earlier, neither a shareholder nor a director has any right in the property and assets of the company, which is a
which is a separate judicial entity distinct from shareholders. Shareholder who buys the shares does not buy an interest in the property of company, which is a judicial person entirely distinct from a shareholder. The shareholder as an investor becomes entitled to participate in the profits of the company and have a say in the management as per law. He can claim the leftover assets of the company in case the company is wound up. मतलब कोई भी डायरेक्टर, जैसे मैंने आपको बोला, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी शेयर होल्डर उस जगह पे कंपनी के प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता है। इस केस में क्या हुआ कि एक शेयर होल्डर ने खुद के लोन पे करने के लिए कंपनी के असेट्स एक शेयर होल्डर ने उस जगह पे यूज किए। उसके ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि कंपनी का शेयर होल्डर, कोई भी डायरेक्टर, शेयर होल्डर जो भी बंदा है उस जगह पे कंपनी के असेट्स यूज नहीं कर सकता, उसका कोई भी उसके ऊपर राइट्स नहीं है। दो उसके पास शेयर, दो वो बंदे का उस कंपनी के शेयर्स है, बट वो कंपनी के प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट उस जगह पे क्रिएट नहीं होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रखी है, जो कंपनी का है वो कंपनी का है, वो चीज़ कंपनी की, उसके ऊपर डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स, एम्प्लॉय, जो कुछ भी बंदा है, जो भी स्टेक होल्डर्स कंपनी का है, उसका कोई भी राइट उसके ऊपर नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रखी है। उसके बाद में आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। द कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स। जैसे कि मैंने बोला कि एंटायर कैपिटल जो कंपनी का रहता है, मतलब कंपनी अगर चालू हुई, उसका कैपिटल रहा कि 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए जो कैपिटल है, तो उस जगह पे उसको वो कैपिटल को डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब अगर वो कैपिटल को अगर 100 हिस्सों में बांट दिया, मतलब 1 लाख रुपए अगर कंपनी का उस जगह पे कंपनी का कैपिटल है, ठीक है ना, तो उस कैपिटल को अगर 100 हिस्सों में बांट दिया, मतलब 1000 रुपए का एक शेयर इंटू 100 रुपए का एक शेयर, मतलब 1 लाख का कैपिटल हो गया। मतलब 1000 रुपए, मतलब कंपनी के पास 1000 शेयर्स है इंटू 100 रुपए का एक शेयर, मतलब लाख रुपए का कैपिटल हो गया। जैसे कि एक समझो कि तुमने एक बिजनेस शुरू किया, तुमने एक पार्टनरशिप में तुमने एक बिजनेस शुरू किया। बिजनेस की शुरुआती में तुमको कुछ फंड्स, कुछ कैपिटल, कुछ भांडवल उस जगह पे बिजनेस में डालना पड़ेगा ना भाई। अगर समझो तुम दोनों, ए और बी, दो जनों ने मिलकर उस जगह पे बिजनेस शुरू किया, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया कि 1 लाख रुपए में बिजनेस शुरू किया, तो दोनों ने, ए ने 50,000 लाए, बी ने 50,000 लाए, तो क्या किया, वो उस जगह पे दो बंदों ने क्या किया कि 1 लाख की कैपिटल को 2 जनों में डिवाइड कर दिया, 50,000 रुपए, ठीक है ना। हाँ, सेम तरीके से यहाँ पे कंपनी में क्या किया कि यहाँ पे अगर एक कंपनी है, ए प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसमें 1 लाख का कैपिटल है, पेड अप कैपिटल, अथॉराइज कैपिटल बोलो, वो कैपिटल को उन्होंने 100 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है ना, मतलब उसके शेयर्स कर दिए। वो कैपिटल को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। हिस्सों में बांटना मतलब शेयर्स करना, उसके हिस्से करना, ठीक है ना। उसके 100 हिस्से किए, मतलब 1000 शेयर्स किए इंटू 100 रुपए का एक शेयर, मतलब 1 लाख रुपए, ठीक है ना। सो 1 लाख रुपए का इसका कैपिटल हो गया। तो यहाँ वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स। मतलब जो कुछ भी कैपिटल है उसको पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब उसको यहाँ पे मैंने 100 बोला, लेकिन वहाँ पे आप लोग उस जगह पे 1000 कीजिए, मतलब उसको 1000 हिस्सों में बांट दिया इंटू 100 रुपए का एक हिस्सा, मतलब कितने हो गए, 1 लाख का कैपिटल होगा। यहाँ पे वही चीज़ बोल रखी है, कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स, ठीक है। शेयर्स आर सेड टू बी मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो भी एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो सकती है, मतलब उसको मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है ना। तो शेयर्स आर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस लेविड बाय लॉ ऑन फ्री ट्रांसफरेबिलिटी, ठीक है ना। मतलब शेयर्स जो है आर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस लेविड बाय लॉ। जो कुछ भी शेयर्स कंपनीज के रहते हैं उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक सर्टेन कंडीशंस है जो कुछ भी प्रिस्क्राइब कर रखी है लॉ ने ऑन फ्री ट्रांसफरेबिलिटी। मतलब प्राइवेट कंपनी के शेयर्स अगर अपन देखें तो फ्री ट्रांसफरेबिलिटी उसकी नहीं हो सकती, ठीक है ना। जैसे कि आपको बताया कि प्राइवेट कंपनी के प्रोस्पेक्टस में उस जगह में तीन रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी किसी को प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, वो शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती, उसको एक प्राइवेट लिमिटेड उस जगह पे एक स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। सो वो शेयर्स के ऊपर कहीं ना कहीं लॉ ने प्रिस्क्राइब किया हुआ एक उस जगह पे सारी कंडीशंस रहती है, ठीक है ना। उसके बाद में नो शेयर होल्डर्स इज परमानेंटली वेडेड टू कंपनी। मतलब कोई भी शेयर होल्डर परमानेंटली उस जगह पे कंपनी का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब शेयर होल्डर्स में कम, शेयर होल्डर्स में गो, मतलब शेयर होल्डर्स आएंगे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे अगर 2 शेयर होल्डर्स है तो जिंदगी और 2 ही रहे। मतलब ऐसे तुम्हारी और कंपनी की शादी नहीं हो गई, ठीक है ना, तो वो उस जगह पे चेंज हो सकते हैं। अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो नो शेयर होल्डर इज परमानेंटली वेडेड टू कंपनी। मतलब कोई भी शेयर होल्डर की उस जगह पे कंपनी से शादी नहीं हुई, ठीक है ना। अगर उसका लिटरल मीनिंग देखे तो, एक्चुअल मीनिंग देखे तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स में कम, शेयर होल्डर्स में गो, उस जगह पे वो चेंज हो सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बोल रखी है।
थोड़ा सा धीरे जा रहा है, बट ठीक है यार, सारी चीज़ें अच्छे से हो रही है। शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टीज, वही वहाँ पे अभी पीछे बोला था कि शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टीज एक इंसान से दूसरे इंसान के उस जगह पे ट्रांसफर हो सकते हैं। सेक्शन 44 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 enunciates the principle of providing that the shares held by members are movable property and can be transferred from one person to another in a manner provided by the articles। मतलब कंपनीज के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, मतलब बायलॉज, जो कुछ भी इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनीज के होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको मद्देनजर रखते हुए कंपनी के शेयर जो है वो एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। उसका एक प्रोसेस रहता है कि एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके SH4 बोल के एक ट्रांसफर का फॉर्म रहता है, वो एग्जीक्यूट करके उस जगह पे शेयर, उस जगह पे कंपनी के शेयर ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अगर आपका डीमैट में नहीं है तो, अगर डीमैट में है तो RT एजेंट, उस जगह पे रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर एजेंट जो रहता है तो उनसे कांटेक्ट करके उस जगह पे वो सारी प्रोसीजर की जाती है, वो अपन देखेंगे बाद में, ठीक है ना। इफ द आर्टिकल्स डू नॉट प्रोवाइड एनीथिंग फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड रेगुलेशंस कंटेन्ड इन द टेबल F इन शेड्यूल 1 टू द कंपनीज एक्ट 2013 are also expressly excluded, the transfer of shares will be governed by the general law रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब अगर आर्टिकल्स में कुछ भी प्रोविजन उसके रिलेटेड नहीं है तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पे दे रखा है कि शेयर्स एक मूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस जगह पे मूवेबल प्रॉपर्टी जिस तरीके से ट्रांसफर होती है उसी तरीके से उस जगह पे शेयर्स ट्रांसफर होंगे। तो इन द लिस्टेड कंपनी शेयर्स आर ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। जैसे मैंने बोला कि जब भी आपके शेयर्स उस जगह पे डीमैट में है तो उस जगह पे रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर एजेंट RTA उस जगह पे सारी चीज़ें उस जगह पे डीमैट में होती है, मतलब ई मोड में होती है। आप लोग देखते होंगे कि आप लोग अभी बहुत सारे शेयर्स बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो ये सारी चीज़ कैसे होती है कि समझो आपके पास एक अपना रिलायंस का शेयर है, तो आपने उसको बाय किया, सेल किया, तो ये सारी चीज़ें जो होती है आप जो मोबाइल पे घर पे बैठे बैठे करते हो, तो कहीं ना कहीं ये सारे शेयर्स डीमैट में ही, इसकी वजह से आप लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और लिस्टेड कंपनी के शेयर उस जगह पे डीमैट में होते हैं, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें। उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स, जैसे मैंने पहले बोला कि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, वो शेयर्स उसके जगह पे ट्रांसफर इजीली नहीं हो सकते, वो यहाँ पे देख रखा है। हाउएवर देयर आर रिस्ट्रिक्शंस विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इवन इफ द शेयर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज इन डीमैट फॉर्म। रिस्ट्रिक्शंस बाय द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी शैल अप्लाई। मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करने, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स अगर ट्रांसफर करने हैं तो उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, दो अगर वो डीमैट में भी रहेंगे तो भी उसके ऊपर उस जगह पे एक तरीके से उस जगह पे यहाँ पे इजीली फ्रीली वो शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो सकते। द कंसेप्ट ऑफ फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इन अ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी डिस्कस इन द केस ऑफ वेस्टर्न महाराष्ट्र डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस बजाज ऑटो लिमिटेड। In the case, the court held that Companies Act makes a clear, उस जगह पे clear distinction regarding the transferability of shares relating to private and public companies. By its definition, private company is a company which restricts the right to transfer its shares. In case of public company, the act provides that the shares or debentures and any interest of the company are freely transferable। मतलब प्राइवेट कंपनी की जो शेयर्स है उनको ट्रांसफर करने में कुछ उस जगह पे रिस्ट्रिक्शंस है, वो इजीली ट्रांसफर नहीं हो सकते। हाउएवर पब्लिक कंपनी के अगर शेयर्स है तो वो उसके ऊपर वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, वो किसी को भी ट्रांसफर उस जगह पे हो सकते हैं। ये केस में डिसाइड हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन डाला गया है कि इन केस ऑफ एनी शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट अमंग्स द शेयर होल्डर्स विद स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस लाइक राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल और प्रीएम्प्टिव राइट गिवन टू एनी शेयर होल्डर्स whether such restrictions are enforceable or not if the same are not part of articles of association। तो उसका आंसर भी यहाँ पे देके रखा है कि as per the decision of Supreme Court in the case of VB Rangaraj versus VB Gopalakrishnan and other, it was held that the clause of shareholders agreement shall be enforceable provided the same are main part of articles of association। मतलब शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट जो बनता है, शेयर होल्डर अगर किसी कंपनी के 100 शेयर होल्डर्स है तो शेयर होल्डर्स की ड्यूटीज राइट्स जो उसकी भी तरीके से डिसाइड होते हैं वो एक एग्रीमेंट के जरिए उस जगह पे डिसाइड होते हैं, जिसको भी बोला जाता है शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट शैल बी इन्फोर्सेबल प्रोवाइडेड द सेम आर मेन पार्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मतलब शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट की जरिए उस जगह पे शेयर होल्डर्स के जो भी राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल होता है, मतलब जब ट्रांसफर करते हैं तो कहीं ना कहीं उस जगह पे राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, प्रीएम्प्टिव राइट किसको देना है, वो सारी चीज़ें उस जगह पे शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट से उस जगह पे
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की जैसे उस जगह पे रेगुलेट होंगी। उसके बाद में वही है कैपेसिटी टू सू एंड उसके बाद में बी सूड, मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी उस जगह पे केस कर सकता है और कंपनी भी किसी के ऊपर उस जगह पे केस कर सकती है। सो ये यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वही दिया है कि कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन सू एंड कैन बी सूड इन इट्स ओन नेम। मतलब ए लिमिटेड, ए प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, ए प्राइवेट लिमिटेड भी किसके ऊपर केस कर सकती है और ए प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर भी कोई केस कर सकता है, ठीक है। तो कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, द कंपनी थ्रू अ लीगल पर्सन इज नॉट अ सिटीजन अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द रीजन एज टू व्हाई कंपनी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सिटीजन इज दैट सिटीजनशिप इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स और नेचुरल पर्सन ओनली एंड नॉट टू जुडिशियल पर्सन। मतलब कंपनी उस जगह पे एक जुडिशियल पर्सन है, न कि नेचुरल पर्सन है। इसकी वजह से वो सिटीजनशिप एक्ट के अंदर उस जगह पे कवर नहीं होती, क्योंकि वो नेचुरल पर्सन नहीं है। एक कंपनी एक जुडिशियल पर्सन है बट वो एक सिटीजन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या बोलता है कि कंपनी उस जगह पे सिटीजन वो बंदा है जो कि एक नेचुरल पर्सन है एंड ना कि उस जगह पे जुडिशियल पर्सन है। आज अपन लोगों ने भी पढ़ा कि कंपनी का आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, सो कहीं ना कहीं कंपनी सिटीजन की डेफिनेशन में कवर नहीं होती। ये यहाँ पे बुक यहाँ पे यही चीज़ बोल रखी है। जस्ट अ सेकंड मैं पानी देता हूँ। उसके बाद में आता है कि कंपनी हैज नेशनलिटी एंड कंपनी हैज रेसिडेंस। मतलब कंपनी की नेशनलिटी होती है एज लाइक इंडिविजुअल्स, अपनी एक नेशनलिटी है। जैसे कि यहाँ पे बंदा है ए, उसकी नेशनलिटी वो अगर इंडिया में पैदा हुआ तो कहीं ना कहीं वो इंडियन है। एज लाइक रेसिडेंस मतलब वो बंदा कहाँ रहता है, उसका एड्रेस क्या है, यू नो डोमिसाइल वगैरह जैसी अपने सारी चीज़ें रहती है कि डोमिसाइल की स्टेट का है, उसका नेशनलिटी क्या है, वो इंडियन है, कहाँ पे पैदा हुआ। एज लाइक कंपनी को दे, अगर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर अगर कंपनी उस जगह पे इनकॉर्पोरेट हुई तो कहीं ना कहीं वो इंडियन कंपनी है, ठीक है ना। वही चीज़ें देखे रखिए। दो इट इज इस्टेब्लिश टू जुडिशियल डिसीजन दैट कंपनी कैन नॉट बी सिटीजन इट हैज नेशनलिटी डोमिसाइल एंड रेसिडेंस। मतलब अपना जैसे एक नेशनलिटी होता है एक एज ए नेचुरल पर्सन, उसी तरीके से कंपनी का एक उस जगह पे नेशनलिटी है, डोमिसाइल है, उस जगह पे रेसिडेंस है। मतलब अगर महाराष्ट्र में कोई कंपनी उस जगह पे इनकॉर्पोरेट हुई आज की डेट में, आज डेट है 12 जनवरी 2026, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी अगर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर उस जगह पे इनकॉर्पोरेट हुई तो उस जगह पे वो इंडियन कंपनी है, महाराष्ट्र में उस जगह पे चालू हुई, उसके रेसिडेंस जो भी उसका रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस है कहीं ना कहीं वो उसका रेसिडेंस है। तो यही एक यहाँ पे केस दे रखा है कि हेल्ड दैट लिमिटेड कंपनी इज कैपेबल ऑफ हैविंग अ डोमिसाइल एंड इट्स डोमिसाइल इज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन एंड दैट डोमिसाइल क्लिंग्स टू द थ्रू इट्स एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। मतलब जो कुछ भी कंपनी का एक उस जगह पे रजिस्टर ऑफिस है वो उसका रेसिडेंस है एंड जिस भी स्टेट में है वो उसका डोमिसाइल है, ठीक है ना। सो इट वॉज सजेस्टेड दैट अ बॉडी कॉर्पोरेट हैज no domicile. It is quite true that body corporate cannot have domicile in the same sense as an individual, but by analogy with a natural person, the attributes of residence, domicile, nationality can be given to body corporate. मतलब वही बोल रखा है कि बॉडी कॉर्पोरेट को एज सच डोमिसाइल नहीं है, बट अगर अपन उस जगह पे देखें कि बॉडी कॉर्पोरेट जिस भी उस जगह पे स्टेट में एक तरीके से चालू हुई, उसका रजिस्टर ऑफिस जिस भी स्टेट में, मतलब अगर ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अगर रजिस्टर ऑफिस अगर महाराष्ट्र में है तो उस जगह पे महाराष्ट्र अपन बोल सकते हैं कि उस जगह पे डोमिसाइल है, क्योंकि डोमिसाइल क्या बताता है कि वो स्टेट बताता है कि आप कौन सी स्टेट के हो। उसके बाद में यहाँ पे केस लॉ देखिए रखा है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी रिसाइड्स वेयर इट्स प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज। मतलब अगर कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो कहीं ना कहीं उसका अगर प्लेस ऑफ रेसिडेंस देखना है तो कहीं ना कहीं उसका उस जगह पे जिस जगह पे वो इनकॉर्पोरेट हुई है उसका रजिस्टर ऑफिस जहाँ पे वो उस जगह पे उसका क्या बोल सकते हैं प्लेस ऑफ रेसिडेंस होगा। वेयर द मीटिंग्स ऑफ द होल कंपनी और दोज हु रिप्रेजेंट इट आर हेल्ड एंड वेयर इट्स गवर्निंग बॉडी मीट्स in bodily presence for the purposes of company and exercises the powers conferred upon it by statute and by the articles of association। मतलब वही चीज़ें बोल रखी है उस जगह पे जॉइंट स्टॉक कंपनी रिसाइड्स वेयर इट्स प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज। मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी उस जगह पे वही उसका रेसिडेंस है
जहाँ पर कि उसका प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, वेयर द मीटिंग्स ऑफ द होल कंपनी और दोज हु रिप्रेजेंट इट आर हेल्ड एंड वेयर इट्स गवर्निंग बॉडी मीट्स in bodily presence for the purpose of company and exercises the power conferred upon it by statute and by the articles of association। मतलब जहाँ कहीं भी उसकी मीटिंग्स वगैरह या फिर उसका मैनेजमेंट उस जगह पे मिलता है तो कहीं ना कहीं उस जगह पे उसका एक तरीके से बोला जा सकता है कि उस जगह पे उसका रेसिडेंस है। उसके बाद मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं जैसे कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उस जगह पे उसकी खुद की एक पर्सनैलिटी है, खुद की एक आइडेंटिटी है। तो जो कुछ भी मेंबर्स, जो कुछ भी उस जगह पे मैनेजमेंट उस जगह पे कंपनी को रन करता है, ठीक है ना, इट इज़ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन विच इज रन थ्रू द नेचुरल पर्सन, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो भी बंदे उस जगह पे कंपनी को रन करते हैं उनके ऊपर लाइबिलिटी लिमिटेड है। मतलब कल जाकर अगर कुछ फ्रॉड हुआ, कुछ भी हुआ तो उस जगह पे कंपनी उस जगह पे लाइबल रहेगी, ठीक है ना। मतलब अगर ए प्राइवेट लिमिटेड ने कुछ फ्रॉड किया तो कहीं ना कहीं ए प्राइवेट लिमिटेड इज लाइबल, नॉट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नॉट द शेयर होल्डर्स, नॉट द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, ठीक है ना। मतलब ये उस जगह पे फायदा है, उस जगह पे प्रोटेक्टिव शील्ड है टू द शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट। मतलब ए प्राइवेट लिमिटेड है जिसमें कि ए और बी दोनों प्राइवेट, दो जन उसमें डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स है, ठीक है ना। अगर कल जाके कुछ कंपनी में फ्रॉड हुआ तो ए प्राइवेट लिमिटेड एज अ कंपनी बोल के उस जगह पे उसके ऊपर केस होगा। मैंने बोला कंपनी खुद के नाम पर केस, कंपनी के नाम पर केस हो सकता है। और कंपनी के असेट्स बेचे जाएंगे और उससे वो फ्रॉड की अमाउंट उस जगह पे रिकवर की जाएगी। जो कुछ भी केस है वो कंपनी के ऊपर किया जाएगा। दो सॉलमन वर्सेस सॉलमन केस में कहा गया है कि उस जगह पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो सकते हैं। मतलब डायरेक्टर्स अगर इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे होंगे कि भाई कुछ भी फ्रॉड करो, नाम कंपनी पर अपन कुछ भी फ्रॉड करें, उस जगह पे जो कुछ भी बिगड़ना है उस जगह पे कंपनी का बिगड़ेगा, अपना खुद का कुछ नहीं रहेगा। ऐसे केस में उस जगह पे एक तरीके से लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल का एक आप लोगों ने उस जगह पे देखा होगा कि एक उस तरीके का एक यहाँ पे कंसेप्ट होता है कि उस जगह पे फिर कोर्ट क्या करता है कि जो बंदा एक तरीके से लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल बोले तो एक तरीके से पीछे से उस जगह पे फ्रॉड कर रहा है और कहीं ना कहीं सामने कंपनी का मुंह दिखा रहा है, एक सामने उस जगह पे कहीं ना कहीं कंपनी का नेम दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस जगह पे कोर्ट उस जगह पे वो पर्दा हटा देगा और कंपनी के उस जगह पे फ्रॉड के पीछे मेन उस जगह पे फ्रॉड करने के पीछे मेन पर्सन्स कौन है उस जगह पे वो सारी चीज़ें देखेगा। एंड फिर उसके बाद में अगर ये प्रूव हुआ कि डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स ने उस जगह पे लिमिटेड लाइबिलिटी का फ़ायदा उठाया है, लिमिटेड लाइबिलिटी ये फंक्शन का, ये कैरेक्टरिस्टिक्स का, ये कंपनी के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स का फीचर का फ़ायदा उठाया है तो उसके ऊपर भी वो डायरेक्टर्स मैनेजमेंट के ऊपर भी उस जगह पे केस होगा। बट अगर नेचुरली कुछ होता है, अगर डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स कुछ फ्रॉड नहीं करते तो उस जगह पे कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी, जो शेयर होल्डर कंपनी में एक लिमिटेड लाइबिलिटी मिलती है, मतलब कुछ भी फ्रॉड हुआ तो डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स उस जगह पे लाइबल उस जगह पे नहीं रहेंगे, शेयर होल्डर्स लाइबल रहेंगे अप टू द अमाउंट जितने की उन्होंने शेयर्स ले रखे हैं। मतलब अगर किसी ए शेयर होल्डर ने अगर 10 शेयर्स ले रखे और एक शेयर उस जगह पे 100 रुपये का है तो कहीं ना कहीं 100 इंटू 10 मतलब वो 1000 रुपये के लिए ही लाइबल है। वो अगर 1000 रुपये पे कर दे तो कंपनी बाद में भाड़ में जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने अपने 1000 रुपये दे दिए, उसकी बात खत्म। तो कहीं ना कहीं उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी का फ़ायदा मिलता है। तो यही सारी चीज़ें उस जगह पे देखे रखी है इसमें। उसके बाद में आता है कि एक्सेप्शंस टू द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे देखे रखा है कि मेंबर्स आर सेवरली लाइबल इन सर्टेन केसेस। मतलब द फॉलोइंग आर द प्रीरिक्विजिट्स फॉर अट्रैक्टिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 है। मतलब मेंबर्स जो शेयर होल्डर्स है कुछ सर्टेन केसेस में उस जगह पे सेवरली लाइबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखे रखा है कि द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज रिड्यूस्ड बिलो 7। मतलब आप लोगों को बताया कि उस जगह पे एक तरीके से पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए 7 शेयर होल्डर्स चाहिए। अगर 7 शेयर होल्डर्स से कम शेयर होल्डर्स किसी टाइम पे हो गए और उतने कम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के साथ में कंपनी ने बिजनेस रन किया, ठीक है ना, 7 के नीचे नहीं जाने चाहिए कभी भी, ठीक है ना। 7 के नीचे अगर हुए तो कहीं ना कहीं अगर तो भी कंपनी ने दूसरे शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट ने अपॉइंट नहीं किए तो उस जगह पे लाइबिलिटी उनके ऊपर आ सकती है। कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स विद सच लेसर नंबर ऑफ मेंबर्स। मतलब अगर 7 के नीचे अगर
किसी पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर्स हुए और 6 महीने से ज़्यादा कंपनी उसी तरीके से अगर बिजनेस रन करती है तो कहीं ना कहीं फिर उस जगह पे एक्शन लिया जा सकता है। और इसी केस में प्राइवेट कंपनी के लिए 2 शेयर होल्डर्स होने चाहिए। 2 के नीचे अगर 6 महीने अगर कंपनी रन हुई और उसके 2 शेयर होल्डर्स भी नहीं रहे, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं उसके मैनेजमेंट के ऊपर, शेयर होल्डर्स के ऊपर भी एक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट आर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट द कंपनी इज कैरिंग बिजनेस विद सच लेसर नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब मेंबर्स को उस जगह पे बताएगी कंपनी कम नंबर ऑफ मेंबर्स के साथ में एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, लेस नंबर ऑफ मेंबर्स देन रिक्वायर्ड बाय लॉ के साथ में बिजनेस उस जगह पे कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर उन्होंने वो कम नंबर ऑफ मेंबर्स के साथ में 6 महीने से ज़्यादा बिजनेस किया तो उस जगह पे उनके ऊपर एक्शन हो सकता है। इन सच केस द रिमेनिंग मेंबर्स सो कंटिन्यूइंग इन द कंपनी शैल बी लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ होल डेट्स ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम, मतलब रिमेनिंग मेंबर्स उस जगह पे सारे लाइबिलिटी के लिए उस जगह पे लाइबल रहेंगे। When the company is incorporated as an unlimited company, मतलब अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होते टाइम अनलिमिटेड कंपनी बोल के हो रही है, ठीक है ना। कंपनी इनकॉर्पोरेट होते टाइम 3 टाइप की हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड बाय कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर्स बोले तो जितने रुपए के आप लोगों ने शेयर्स लेके रखे उतने रुपए का पेमेंट अगर आप लोगों ने कर दिया तो उस जगह पे आप लोगों को आपकी लाइबिलिटी खत्म, आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी जितने के रुपए के आपने शेयर्स लेके रखे। लिमिटेड बाय गारंटी बोले तो ये ऐसे टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि एक तरीके की उस जगह पे गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी वाइंड अप हो गई, कंपनी बंद हो गई तो हम लोग इतने इतने रुपए की उस जगह पे गारंटी देते हैं। कंपनी जब वाइंड अप होगी हम उस जगह पे उतने उतने उस जगह पे रुपए देंगे। मतलब अगर मैंने गारंटी दी कि कंपनी अगर ए प्राइवेट लिमिटेड अगर वाइंड अप हो गई तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा, तो अगर कंपनी वाइंड अप हो गई तो मुझे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। उसके बाद में आता है कि अनलिमिटेड कंपनी, मतलब अनलिमिटेड कंपनी बोले तो कंपनी अगर कुछ भी फ्रॉड हुआ, कुछ भी हुआ तो उसके मेंबर्स लाइबल रहेंगे फॉर होल द फ्रॉड अनलिमिटेड। वो सारे अमाउंट रिकवर जब तक नहीं होते तब तक उस जगह पे मेंबर्स उस जगह पे लाइबल रहेंगे, बट वो उस जगह पे उनके पर्सनल असेट्स भी उनको बेचने पड़ेंगे और उस जगह पे कंपनी का जो कुछ भी फ्रॉड है उस जगह पे उसको रिकवर करना पड़ेगा। मतलब वो सारे फ्रॉड को उस जगह पे अच्छी तरीके से सेटल करना पड़ेगा। तो ये होता है अनलिमिटेड कंपनी। अगर उस जगह पे नंबर ऑफ मेंबर्स कम रहे, कंपनी ने वैसी तरीके से बिजनेस चालू रखा, मैनेजमेंट को मेंबर्स को ये चीज़ बताए तो मेंबर्स उस जगह पे लाइबल रहेंगे। एंड कंपनी अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो उस जगह पे मेंबर्स जितना भी रुपए का फ्रॉड है उतना जब तक सेटल नहीं होता उसके लिए लाइबल रहेंगे। वेयर कंपनी हैज़ नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय the company has been got incorporated by furnishing any false or incorrect information or representation or by suppressing any material fact or information in any of the documents or declarations filed or made for incorporating such company or by any fraudulent action, the tribunal may on an application made to it on being satisfied that the situation so warrants direct that लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच कंपनी शैल बी अनलिमिटेड। मतलब कंपनी किसी फॉल्स इंफॉर्मेशन देखकर अगर उस जगह पे इनकॉर्पोरेट हुई है तो उस जगह पे मेंबर्स जो है मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होगी। उनके पर्सनल असेट तक भी हो जा सकती है, पर्सनल असेट बेचकर भी वो लाइबिलिटी को सेटल करना पड़ेगा। वही चीज़ देख रखिए। Further, under section 339 subsection 1, where in the course of winding up it appears that any business of company has been carried on with the intent to defraud creditors of company or any other person as per the section 75 subsection 1, where a company fails to repay the deposit or part thereof or any interest thereon referred in section 74 within the time specified or such further time as may be allowed by the tribunal, and it is proved that the deposits had been accepted with the intent to defraud the depositors or for any fraudulent purpose, every officer of the company who was responsible for the acceptance of such deposit shall, without prejudice to the other liabilities, also be personally responsible without any limitation of liability for all or any of the losses or damages that may have been incurred by the depositors। मतलब अगर कुछ कंपनी ने उस जगह पे डिपॉजिट लेके रखे ऐसे इंटेंशन से लिए कि उस जगह पे जिन लोगों से लिए उनके साथ फ्रॉड करना है, उनको वो पैसे वापस नहीं करने हैं, तो उस जगह पे लाइबिलिटी उस जगह पे आ सकती है, ठीक है ना। वाइंडिंग अप के टाइम पे अगर उस जगह पे पता चला कि बिजनेस ऑफ कंपनी हैज़ बीन कैरिड ऑन विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, मतलब वाइंडिंग अप के टाइम पे अगर पता चला कि उस जगह पे क्रेडिटर्स जिनको कंपनी को पैसे देने
उनके साथ अगर फ्रॉड हो रहा है तो उस जगह पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है। उसके बाद में कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स क्या होते हैं? व्हाट आर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स? दे रेफर टू गारंटीड सेट ऑफ राइट्स गिवन टू ऑल पार्टीज, टू और मोर, व्हेन दे एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, when they enter into valid contract rights usually involve business matters. Some common types contractual rights are right to purchase a product or service, right to sell a product or service. मतलब जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, मतलब आप अगर किसी सेल डीड, आप अगर किसी सेल एग्रीमेंट में उस जगह पे एंटर करते हो, मतलब अगर मैंने किसी पार्टी को उस जगह पे कोई चीज़ बेची, ठीक है ना, तो उसके साथ में कहीं ना कहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रखा हूँ, ठीक है ना। तो उस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, कुछ मेरे जो कुछ भी राइट्स वो कॉन्ट्रैक्ट से मुझे मिलते हैं, तो उसे कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स बोला जा सकता है, ठीक है ना। अगर मैं किसी को कोई चीज़ बेचता हूँ, उसके साथ में कहीं ना कहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, ठीक है ना, तो मेरा राइट क्या है एज अ सेलर, कि जो मेरा राइट है, जो मेरा अधिकार है, वो क्या है कि उसकी तरफ से जो कुछ भी चीज़ मैंने उसको सेल की है, उस चीज़ की उसके पास से पैसे लेना, ये मेरा राइट है, ठीक है ना, और वो विद इन टाइम लेना, ठीक है ना। तो सेम सेलर के जैसे मेरे राइट्स, उसी तरीके से बायर के भी कुछ राइट्स हो सकते हैं। अभी सामने वाले बायर के क्या राइट्स हो सकते हैं? तो बायर के राइट्स हो सकते हैं कि उस जगह पे वो प्रॉपर्टी एक अच्छी तरीके से, अच्छी कंडीशन में उस जगह पे उसको रिसीव करना। अगर किसी प्रॉपर्टी सेल का अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ये होता है। सो यही होता है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स की। जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, उसमें आपको जो कुछ भी राइट्स मिलते हैं उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, ठीक है ना। उसके बाद में आता है डिसएडवांटेज ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज। मतलब रजिस्टर्ड कंपनीज के डिसएडवांटेज क्या है? मतलब जब भी आप कंपनी उस जगह पे रजिस्टर करते हो, ठीक है ना, कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट है फॉर्मेलिटी एंड एक्सपेंस। मतलब एक कंपनी चालू करना इजी बात नहीं है। गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करना पड़ता है, किसी CA/CS के पास से एडवाइस लेनी पड़ती है, बहुत सारे फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं, बहुत सारे लीगल रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, एक्सपेंस होता है, प्रोफेशनल की फीस होती है, उस जगह पे CA/CS की फीस होती है, गवर्नमेंट की फीस होती है, कंप्लायंस की कॉस्ट होती है। सो यही सारी चीज़ें, प्राइवेसी लॉस, सारे फाइनेंशियल सारी फाइनेंशियल्स वगैरह सारी चीज़ें गवर्नमेंट के साथ फाइलिंग करनी पड़ती है। तो सारी इन्फॉर्मेशन, सारा आपका सेल वगैरह सारी चीज़ें गवर्नमेंट को पता चलती है। वो सारी चीज़ें सारे लोग उस जगह पे, बाकी पब्लिक भी उसका सर्च ले सकती है, वो डॉक्यूमेंट सर्च कर सकती है। उस जगह पे आपकी कोई भी प्राइवेसी नहीं रहती। उसके में डाइवर्सिफाइड कंट्रोल, मतलब एक कंपनी में बहुत सारे लोग शेयर्स होल्ड कर सकते हैं, तो बहुत एक सारा जो कंट्रोल है, तो वो सारा कंट्रोल बहुत सारे लोगों के पास जाता है। उसके बाद में पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, लोगों को जवाब देना पड़ता है। जो लोगों ने आपकी कंपनी में शेयर्स उस जगह पे लिए, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट उनको अकाउंटेबल है, आंसरेबल है। जो कुछ भी कंपनी का उस जगह पे बिजनेस है, जो कुछ भी लोगों से कंपनी उस जगह पे पैसे लेती है, तो वो पैसे को कंपनी ने कहाँ डाला, कौन से बिजनेस में डाला, उससे कंपनी को कितनी इनकम हुई, कहीं ना कहीं वो अकाउंटेबिलिटी उन शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को, कंपनी को है, ठीक है ना। उसके बाद में फ्रॉड पॉसिबिलिटीज, मतलब कंपनी में कोई फ्रॉड हो सकता है, ठीक है ना। लिमिटेड लाइबिलिटी का उस जगह पे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना, खुद फ्रॉड करके कंपनी का नाम सामने कर सकते, ठीक है ना, ये चीज़ हो सकती है। तो ये है इसके डिसएडवांटेजेस। जस्ट अ सेकेंड। उसके बाद में आ रहा है टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज, ठीक है ना। अब अभी जो अपनी ये सारी चीज़ें इसके नीचे, ये इसका सेकंड पार्ट आप लोग बोल सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में आ रहा है टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी। अगर यहाँ पे बोली जाए, यहाँ पर बात करी जाए तो रजिस्टर्ड कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले होती है स्टैट्यूटरी कंपनी। उसके बाद में आता है रजिस्टर्ड कंपनी। उसके बाद में आता है अनरजिस्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, अनरजिस्टर्ड कंपनी। इन इंडिया 2 कॉमन टाइप्स ऑफ कंपनीज विच में बी रजिस्टर्ड आर प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। मतलब जब भी आप कंपनी एक्ट के अंदर कंपनी को रजिस्टर करते, उसको बोला जाता है रजिस्टर्ड कंपनी। इसकी 2 टाइप्स है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, जो कॉमन टाइप्स है, ठीक है ना। प्राइवेट कंपनी को अपन कैसे पहचाने, उसके लास्ट में रहता है प्राइवेट लिमिटेड, ए प्राइवेट लिमिटेड, बी प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लास्ट में रहता है खाली लिमिटेड, कंपनी का नाम अनलिमिटेड, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है ना। ये होगा, इसको बोला जा सकता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है ना। उसके बाद में आता है सेक्शन 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 रीड विद द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 स्टेट्स दैट अ कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पज। मतलब कंपनी किसी भी लॉफुल पर्पज के लिए फॉर्म हो सकती है
7 लोग चाहिए, 7 शेयर होल्डर्स चाहिए एक अपनी क्या बोल सकते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी चालू करने के लिए, और 2 बंदे चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चालू करने के लिए। एक बंदा भी कंपनी चालू कर सकता है, उसे कहा जाता है 1 पर्सन कंपनी, ठीक है ना। उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ कंपनी, क्लासिफिकेशन। उस जगह पे उसके भी टाइप्स दे रखे हैं। क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, जैसे मैंने बोला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जितने के शेयर्स है उतने की लाइबिलिटी रहेगी। 10 शेयर्स है, 10 शेयर उस जगह पे 100 रुपये के, तो 1000 रुपये की लाइबिलिटी, 100 रुपये का शेयर इंटू 10 शेयर। जैसे बंदा 100 रुपये कंपनी को दे देगा, उसकी लाइबिलिटी खत्म, कंपनी भाड़ में जाए बाद में। उसके बाद में आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब अगर किसी बंदे ने अगर स्पेसिफिक अमाउंट की उस जगह पे गारंटी दी कि कंपनी जब वाइंड अप होगी, कंपनी जब बंद होगी, तो मैं समझो 1 लाख रुपए की उस जगह पे गारंटी दे जाऊँ, तो वाइंडिंग अप के टाइम पे, कंपनी क्लोज होने के टाइम पे उसको उतने पैसे देने पड़ेंगे। उसको बोला जाता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, मतलब जब तक कंपनी का अकाउंट सेटल नहीं हो जाता, कंपनी के सारे लाइबिलिटीज पे नहीं हो जाते, तब तक आपको उस जगह पे आपकी लाइबिलिटी रहेगी। मतलब आपको खुद का घर-दार बेचकर भी सारी चीज़ें सेटल करना पड़ेगा। अनलिमिटेड है, मतलब कोई उसका कोई अंत नहीं है जब तक सेटल नहीं होता तब तक, ठीक है ना। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब वहाँ पे दे के रखा है कि अपना एक होता है कि रजिस्टर्ड कंपनी जो भी अपने कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर होती है, उसके बाद में अपने स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। उसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, यहाँ पे ऊपर देखे रखा है, ये यहाँ पे थोड़ा डबल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में आता है अदर टाइप्स ऑफ कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी बोले तो एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी कंपनी एनपीओ बोल के चलती है फॉर चैरिटी के लिए, तो उसको बोला जाता है सेक्शन 8 कंपनी। मतलब कंपनी जाके सेक्शन 8 में एनपीओ को डिफाइन कर रखा है, तो उसको सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट कंपनी बोलते हो जिस भी कंपनी में 51% शेयर होल्डिंग उस जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलकर होल्ड करते हैं, उसे बोला जाता है गवर्नमेंट कंपनी। उसके बाद में होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी बोले तो किसी एक कंपनी दूसरी कंपनी में 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स होल्ड करती है। मतलब ए प्राइवेट लिमिटेड बी प्राइवेट लिमिटेड में 50% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड कर दिए, तो ए प्राइवेट लिमिटेड हो गई होल्डिंग कंपनी। और वो जिस कंपनी में होल्ड करती है, मतलब ए प्राइवेट लिमिटेड बी प्राइवेट लिमिटेड में शेयर्स होल्ड करती है 50% से ज़्यादा, तो ए प्राइवेट लिमिटेड हो गई होल्डिंग कंपनी उस जगह पे बी के लिए, और ए की सब्सिडरी होगी बी कंपनी। मतलब उस जगह पे सब्सिडरी कंपनी बोले तो जिस भी कंपनी में दूसरी कंपनी, उस जगह पे सब्सिडरी कंपनी की अगर स्पेसिफिक बात करी जाए तो जिस कंपनी की 50% से ज़्यादा शेयर्स दूसरी कंपनी होल्ड करती है, मतलब बी प्राइवेट लिमिटेड की 50% से ज़्यादा शेयर्स अगर ए प्राइवेट लिमिटेड उस जगह पे होल्ड करता है, तो उस जगह पे ए प्राइवेट लिमिटेड हो गई होल्डिंग कंपनी और बी प्राइवेट लिमिटेड हो गई उस जगह पे सब्सिडरी कंपनी, ठीक है ना। क्योंकि बी के शेयर होल्ड कर रखे हैं तो बी हो गई सब्सिडरी, और ए ने होल्ड किए तो ए हो गई उस जगह पे होल्डिंग कंपनी। उसके बाद में आता है एसोसिएट कंपनी मतलब जिस भी कंपनी में 20% या उससे ज़्यादा शेयर्स आप लोग होल्ड करते हैं, तो कहीं ना कहीं 20 to 50%, क्योंकि अगर 50 के ऊपर गया तो होल्डिंग सब्सिडरी हो जाएगा। सो 20 to 50% अगर किसी कंपनी में आप शेयर्स होल्ड करते हो, तो कहीं ना कहीं वो आप जिस भी कंपनी में आप उसके उतने शेयर्स होल्ड करते हो, तो कहीं ना कहीं वो एसोसिएट कंपनी हो गई, ठीक है ना। उसके बाद में आता है डॉर्मेंट कंपनी बोलते हो इनएक्टिव कंपनी, मतलब कोई भी बिजनेस नहीं है बट कंपनी इनकॉर्पोरेट करके रखी है, तो कहीं ना कहीं उसका एक स्टेटस रहता है, एक फॉर्म फाइल करना होता है MSC1 रजिस्टर ऑफ कंपनीज के साथ, ROC के साथ, कि हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है बट कहीं ना कहीं उस जगह पे हमारा एसेस कोई बिजनेस नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका एक डॉर्मेंट स्टेटस, इनएक्टिव कंपनी उसको उस जगह पे बोला जा सकता है। सो डॉर्मेंट बोले तो इनएक्टिव कंपनी बाय फाइलिंग अ MSC1 फॉर्म विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, यू कैन टेक दैट स्टेटस। उसके बाद में स्मॉल कंपनी बोले तो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल विथ अमेंडमेंट वाला बता रहा हूँ अभी, जिसका भी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। अर्लियर ये 4 करोड़ था, पेड अप कैपिटल 4 करोड़ और टर्नओवर 40 करोड़, ठीक है ना। अगर ये है तो वो स्मॉल कंपनी उसको बोलेंगे जी। उसके बाद में डोमेस्टिक कंपनी, मतलब जो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है उसको बोलेंगे डोमेस्टिक कंपनी। उसके बाद में आता है प्राइवेट कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी प्राइवेट कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि लिमिट ऑन मेंबर्स, जैसे कि प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स की अगर हम बात करें तो उस जगह पे मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, जैसे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 7 चाहिए होते हैं, और मैक्सिमम उस जगह पे अनलिमिटेड रहते हैं। उसी तरीके से
यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम टू मैक्सिमम 15 रहते हैं। लिमिट ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स बोले तो शेयर होल्डर्स, ठीक है ना। इसके बाद में लिमिटेड लाइबिलिटी स्ट्रक्चर, मतलब एक लाइबिलिटी उस जगह पे शेयर होल्डर्स की लिमिटेड रहती है। उसके बाद में परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कंपनी चलती जाएगी, मेंबर्स आएंगे जाएंगे। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल कितने भी रख सकते हो, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके बाद में प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस कंपनी का जो रहता है उसमें 3 रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो सकते, उस जगह भी उसमें प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ किया हुआ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसके प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में आता है प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशंस टू प्राइवेट कंपनी, मतलब फॉर्म करने के लिए ईजी है एज कम्पेयर टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसका आर्टिकल्स जो है, इसके बायोलॉज जो है, इसके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो अल्टर कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। लेसर कंप्लायंस है फॉर इशू ऑफ शेयर्स इशू करने होंगे तो देन पब्लिक लिमिटेड कंपनी विच इज़ अ लिस्टेड कंपनी अगर है तो उस एज कम्पेयर टू दैट कंपनी इसको एक लेसर कंप्लायंस उस जगह पे है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है पब्लिक कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी मतलब है, एक नंबर डेफिनेशन देके रखिए भाई। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी वो है जो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। वाह बढ़िया। उसके बाद में आता है हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब, मतलब उसका पेड अप कैपिटल जो कुछ भी लॉ ने प्रिस्क्राइब कर रखा है उतना। सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी, मतलब अगर कोई प्राइवेट कंपनी है बट वो उस जगह पे पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो वो प्राइवेट कंपनी भी उस जगह पे डीम्ड पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। मतलब अगर ए प्राइवेट लिमिटेड अगर प्राइवेट कंपनी है, अगर बी लिमिटेड एक अपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सो बी लिमिटेड ए प्राइवेट लिमिटेड के 50 से ज़्यादा 50% से ज़्यादा शेयर अगर होल्ड करता है तो उस जगह पे बी लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी हो गई और ए प्राइवेट लिमिटेड उस जगह पे सब्सिडरी कंपनी हो गई। सो जो कि बी लिमिटेड ए प्राइवेट लिमिटेड में 50% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करता है तो कहीं ना कहीं ए प्राइवेट लिमिटेड इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बट उसको भी डीम्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी मानेंगे। सॉरी, क्योंकि उसका मेजॉरिटी स्टेक उस जगह पे पब्लिक कंपनी होल्ड करता है। अभी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम उस जगह पे पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है ना, मैक्सिमम 15। उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, वही सारी चीज़ें। इसके नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 7 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 7, मैक्सिमम कितने भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। ट्रांसफरेबल शेयर्स किसी को भी फ्रीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं, एज सच कोई उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी उस जगह पे IPO के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू उस जगह पे लोगों से ICDR फॉलो करके, इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2018 फॉलो करके लोगों से पैसे रेज कर सकती है अपने बिजनेस के लिए। तो जगह पे प्रेस्टिजियस प्रोफाइल रहती है, लोगों में नाम रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँच सकते हो, उनसे कैपिटल रेज कर सकते हो। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, जो कि लोगों से आप लोग उस जगह पे पैसे ले सकते हो, कंपनी के बिजनेस के लिए कैपिटल रेज कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसके बाद में स्मॉल कंपनी, वही मैंने बोला कि जिसका पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 100 करोड़ रुपीज़, मतलब जिसका कि पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, उसको कहा जाएगा स्मॉल कंपनी। ये अमेंडेड वाला प्रोविजन है, जो कि अमेंडमेंट अभी आया है, ये अपने November-December 25 में, ठीक है ना। अर्लियर ये था पेड अप कैपिटल जिसका कि 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और जिसका कि टर्नओवर 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, उसको कहा जा सकता है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी के एडवांटेजेस की बात करें तो आप लोग जानते होंगे कि हर कंपनी को 4 बोर्ड मीटिंग ईयरली उस जगह पे लेनी होती है, मैक्सिमम गैप 120 डेज का चाहिए। स्मॉल कंपनी के लिए मिनिमम 2 बोर्ड मीटिंग उस जगह पे लेनी होती है, मैक्सिमम गैप उस जगह पे मीटिंग के बीच में उस जगह पे 90 डेज का रह सकता है। तो कहीं ना कहीं उस जगह पे कंपनीज को थोड़ा क्या बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत कम कंप्लाइंसेस है। ब्रिज एनुअल रिपोर्ट, जो कि एनुअल रिपोर्ट 134 के अंडर उस जगह पे बोर्ड रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ जाते हैं, तो उस जगह पे उसको भी एक शॉर्ट एनुअल रिपोर्ट उस जगह पे स्मॉल कंपनी फाइल कर सकती है। एंड lenient कंप्लाइंस है एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एज कम्पेयर टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जो भी स्मॉल कंपनीज नहीं है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्मॉल कंपनीज नहीं है, उनसे इनको एक तरीके से कम कंप्लाइंस है। इनको अपना फाइनेंशियल बनाते हो तो इनको उस जगह पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है।
इनको 2 ही मीटिंग लेने की है, ये सारी चीज़ें उनको एग्जम्पशन दे के रखा है, ठीक है ना। उसके बाद में होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, मतलब जो भी कंपनी दूसरे कंपनी में 50% से ज़्यादा स्टेक होल्ड करती है उसे कहा जाता है होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी में वो शेयर्स होल्ड करती है उसे कहा जाता है सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी विच होल्ड्स मोर देन 50% स्टेक इन अदर कंपनी, मतलब ए प्राइवेट लिमिटेड बी प्राइवेट लिमिटेड में 50% से ज़्यादा स्टेक होल्ड करता है, तो कहीं ना कहीं ए हो गया होल्डिंग कंपनी, और बी प्राइवेट लिमिटेड का वो स्टेक होल्ड करता है, इसलिए बी हो गया सब्सिडरी कंपनी। वही देखे रखा है भैया, यहाँ पे देखो ए लिमिटेड होल्ड्स 50% शेयर्स इन बी लिमिटेड, सो ए लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी, बी लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी मतलब क्या, द कंपनी इन विच अदर कंपनी होल्ड 50% शेयर्स, मतलब ऐसी कंपनी जिसमें कि दूसरी कंपनी 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स होल्ड करती है। उसके बाद में आता है बेनिफिट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी की क्या बेनिफिट्स है, मतलब जो कंपनी दूसरी कंपनी का स्टेक होल्ड करती है उसको क्या बेनिफिट्स है, उसका एक दूसरों की कंपनी में एक तरीके से कंट्रोल मिल जाता है। 50% से ज़्यादा वो शेयर्स होल्ड करता है तो वो कंपनी के सारे डिसीजंस, सारे मेजॉरिटी उस जगह पे जो भी डिसीजंस रहते हैं, तो जो कंपनी होल्ड करती है शेयर्स वो उस जगह पे सारे डिसीजंस ले सकती है सामने वाली कंपनी के। इंडिपेंडेंट एंटिटी मतलब होल्डिंग एंड सब्सिडरी, जिस कंपनी में वो शेयर्स होल्ड करती है वो दोनों कंपनी अलग अलग रहते हैं, इंडिपेंडेंट एंटिटीज रहते हैं। टैक्स इफेक्ट्स टैक्स इफेक्ट्स बोले तो वो जो कि सामने वाली कंपनी में 50% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करती है तो कहीं ना कहीं एक टैक्स बेनिफिट्स भी वो कंपनी को मिलते हैं, अपने लॉसेस वगैरह सारे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड उस जगह पे वो लोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है सब्सिडरी बेनिफिट्स, मतलब सब्सिडरी कंपनी को उस जगह पे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सब्सिडरी फोकसेस ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी। सब्सिडरी कंपनी किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी के ऊपर, किसी ब्रांड के ऊपर ओन लीगल एंटिटी टू मेंटेन इंडिपेंडेंस। सो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर उस जगह पे सब्सिडरी कंपनी उस जगह पे फोकस कर सकती है, और बाकी की सारी चीज़ें उस जगह पे होल्डिंग कंपनी देख सकती है। एसोसिएट कंपनी, वही मैंने बोला कि जिस भी कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस फॉलोइंग कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड, कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर बट लेस देन 50% शेयर कैपिटल ऑफ बाय अनदर कंपनी, मतलब एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर बट लेस देन 50% ऑफ वोटिंग पावर उस जगह पे आप लोग किसी कंपनी में होल्ड करते हो, तो कहीं ना कहीं जिस कंपनी में आप लोग ये होल्ड करते हो वो आपकी हो गई एसोसिएट कंपनी। मतलब ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 20% उस जगह पे 22% होल्ड करता है, तो कहीं ना कहीं बी लिमिटेड हो गई ए लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी, क्योंकि अगर 50% से ऊपर गया तो फिर होल्डिंग सब्सिडरी हो जाएगा। वही सारी चीज़ें देखी रखी, राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी डायरेक्टर्स, राइट टू कंट्रोल द मैनेजमेंट, policy decisions need to be exercised by a person acting in concern directly or indirectly, including virtue of shareholding or voting agreements in any other manner। मतलब इस जगह पे कंट्रोल की डेफिनेशन देखे रखिए। कंट्रोल मतलब क्या है कि आप सामने वाली कंपनी में मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो, आप उनका मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकते हो, उस जगह पे सारे सामने वाली कंपनी के डिसीजंस उस जगह पे आप लोग ले सकते हो, तो कहीं ना कहीं इसे कहा जाता है कि आप सामने वाली कंपनी में कंट्रोल होल्ड करते हो। उसके बाद में एडवांटेज ऑफ एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी के एडवांटेज क्या है, टू एक्सपांड द ऑपरेशंस और टू एंटर इनटू न्यू मार्केट, मतलब उस जगह पे किसी कंपनी में आप 20% होल्ड करके कहीं ना कहीं आप न्यू मार्केट में एंटर कर सकते हो, खुद का ऑपरेशंस एक्सपांड कर सकते हो। बोथ पेरेंट एंड एसोसिएट कंपनी कैन टेक एडवांटेज ऑफ स्टेबल फाइनेंशियल सपोर्ट, एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। कंपनीज दैट आर लुकिंग टू परचेज अ मेजॉरिटी स्टेक इन another business, an associate company help boost the parent company's profitability and overall value। मतलब associate company अगर parent company के साथ ऐड हो गई तो कहीं ना कहीं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरऑल वैल्यू, उस जगह पे वैल्यू एडिशन होगा। उसके बाद डॉर्मेंट कंपनी। डॉर्मेंट कंपनी बोले तो इनएक्टिव कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जो कि फॉर्म हुई है बट उसके अंदर कोई भी बिजनेस नहीं है, बट जस्ट वो फॉर्म हुई है, उसने कोई भी बिजनेस वो कंपनी नहीं कर रही है, कोई भी ट्रांजैक्शन उसमें नहीं है, जस्ट ऐसी कंपनी फॉर्म होती है कुछ प्रॉपर्टी होल्ड करवाने के लिए, कुछ प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे जस्ट होल्ड की, जस्ट कुछ प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे उस जगह पे क्या बोल सकते हैं, कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड की जाती है ताकि आने वाले समय में 2-4 सालों में उस जगह पे वो कंपनी के थ्रू उस जगह पे बिजनेस किया जाएगा। ये डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस। डॉर्मेंट बोले तो इनएक्टिव कंपनी,
सो ये स्टेटस आपको उस जगह पे अपने आरओसी के साथ फॉर्म फाइल करके, MSC1 नाम का फॉर्म रहता है, वो फाइल करके ये डॉर्मेंट स्टेटस आप लोगों को लेना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि डॉर्मेंट कंपनी मीन्स इनएक्टिव कंपनी, मीन्स अ कंपनी विच हैज़ नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशंस or has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial year or has not filed financial statement and annual returns during the last 2 financial year। मतलब ऐसी कंपनी जो कि कोई भी बिजनेस उस जगह पे नहीं कर रही है, और उसमें ऐसी कंपनी जिसने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से फाइल नहीं की है, तो ये कहीं ये होता है डॉर्मेंट कंपनी। डॉर्मेंट कंपनी बोलते हैं इनएक्टिव कंपनी। Why obtain dormant status? Why obtain dormant status? Dormant status क्यों obtain किया जाता है? Section provides that where a company is formed and registered under this act for a future project or to hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transactions, such as company as or an inactive company may make an application to register of company in such manner as may prescribed for obtaining the status of dormant company. Thus, the words dormant company and inactive company are synonyms. However, a company has to obtain a status as dormant company and hence such company are not incorporated as such। मतलब ये कंपनी ये कंपनी किसी असेट को होल्ड करने के लिए, किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए जिस बनाई गई है, जिसका कि अभी कुछ काम नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस जगह पे जैसे मैंने बोला कि रजिस्टर ऑफ कंपनीज के साथ में फॉर्म फाइल करके उस जगह पे आप लोग ये स्टेटस ले सकते हो उस जगह पे डॉर्मेंट कंपनी का। अगर कोई कंपनी ऐसा स्टेटस नहीं लेती है, जो कोई भी इनएक्टिव कंपनी है, बट वो ऐसा स्टेटस उस जगह पे डॉर्मेंट का स्टेटस नहीं लेती है बाय फाइलिंग MSC1 फॉर्म विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, तो इसके ऊपर उस जगह पे ROC एक्शन ले सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स नहीं है, बट कंपनी उस जगह पे इनकॉर्पोरेट करके रखी है, तो डॉर्मेंट का स्टेटस लेना पड़ेगा बाय फाइलिंग अ फॉर्म MSC1 विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। उसके बाद में आता है कंप्लायंस प्रोसेस फॉर डॉर्मेंट कंपनी। मतलब डॉर्मेंट कंपनी के लिए कंप्लायंस प्रोसेस क्या है? सो अगर आपको डॉर्मेंट का स्टेटस लेना है तो 3/4 का रेजोल्यूशंस एक बार आपको बोर्ड मीटिंग में पास करना पड़ेगा। उसके बाद में कि जैसे मैंने बोला कि फाइल MSC1 विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी, देन आपने जैसे फॉर्म फाइल किया, उसके बाद में ROC आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा इनएक्टिव कंपनी का डॉर्मेंट स्टेटस का इन फॉर्मेट MSC2। उसके बाद में हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में विद इन 30 डेज, मतलब फाइनेंशियल ईयर अगर 31 मार्च को ख़त्म हुआ, उसके बाद के 30 डेज मतलब 30 अप्रैल के पहले एक उसका रिटर्न डॉर्मेंट कंपनी का MSC3 फॉर्म में, ये फॉर्म उस जगह पे V3 पे MCA पे उस जगह पे अवेलेबल है, वो फॉर्म आपको ROC के साथ में फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद में आता है फाइलिंग फॉर्म्स फॉर अलॉटमेंट एंड चेंजेस इन डायरेक्टर्स। मतलब अगर कुछ चेंजेस उस जगह पे डायरेक्टर्स में चेंज होता है, कुछ शेयर्स उस जगह पे अलॉट किए जाते हैं, तो उसके रिस्पेक्टिव फॉर्म्स आपको फाइल करने पड़ेंगे। उसके बाद में गवर्नमेंट कंपनी बोले तो any company in which not less than 51% of the paid up share capital held by central government, state government or both the government। मतलब both the government ने, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या both the government ने मिलके किसी कंपनी में एटलीस्ट 51% शेयर होल्ड किए, तो उसे कहा जाता है उस जगह पे गवर्नमेंट कंपनी। इसी कंपनी के शेयर कैपिटल में, पेड अप शेयर कैपिटल में अगर 51% एटलीस्ट, कम से कम 51%, अगर 100 रुपये का कैपिटल है तो 51 रुपये या उससे ज़्यादा, 51% या उससे ज़्यादा अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिला के, दोनों गवर्नमेंट ने थोड़ा थोड़ा मिला के अगर होल्ड करके रखा है, तो उस जगह भी उसे कहा जाता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी को बहुत सारे एग्जाम्पशंस देके रखे हैं, इनमें से कुछ यहाँ पे है। द नेम ऑफ ऑल गवर्नमेंट कंपनी शैल एंड विद द वर्ड लिमिटेड, बी इट प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। मतलब अगर कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है और पब्लिक लिमिटेड भी है, ठीक है ना, बट उसमें किसी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर अपने बोथ गवर्नमेंट ने अगर 51% से ज़्यादा स्टेक लेके रखा है, तो वो अपने नेम में लिमिटेड लगा सकती है, भले ही वो फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों ना हो। आप लोगों को बताइए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को उस जगह पे प्राइवेट लिमिटेड नाम यूज़ करना होता है, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों गवर्नमेंट मिला के अगर उसमें कुछ शेयर्स होल्ड करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लिमिटेड नाम, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी रही तो भी वो लिमिटेड नाम उस जगह पे यूज़ कर सकती है, और वो अपने नाम में स्टेट वर्ड भी यूज़ कर सकती है, जो कि अलाउबल नहीं रहता अदर कंपनीज को। एग्जम्पशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग में उस जगह पे एग्जम्पशन उस जगह पे देखिए रखा है।
उसके बाद में आता है कि उस जगह पे आप लोगों को उस जगह पे जैसे कि बताया कि अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए उस जगह पे मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, बट उस जगह पे गवर्नमेंट कंपनी के लिए मोर देन 15 डायरेक्टर्स भी उस जगह पे हो सकते हैं. इज नो लॉन्ग So government company no longer required to pass the special resolution to appoint more than 15 डायरेक्टर्स. अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मोर देन 15 से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं तो उनको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. बट अगर ये कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है उसको अगर 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स रखने हैं तो उस जगह पे वो रख सकती है, उसके ऊपर उसको कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं करेगा, पास करना नहीं पड़ेगा. ठीक है ना. जस्ट अ सेकेंड ना. उसके बाद में प्लेस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग. एवरी एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ऑन एनी डे दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलिडे एंड शैल बी हेल्ड आइदर एट अ रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी और एट सम अदर प्लेस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूव इन दिस वे. मतलब एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है कंपनी की, शेयर होल्डर्स की मीटिंग, ईयरली मीटिंग जो होती है वो बिजनेस आवर्स में किसी भी डे पे हो सकती है, बट वो नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए. मतलब अभी अपनी नेशनल हॉलीडे जो होते हैं 15 अगस्त, उसके बाद में अपना 26 जनवरी, उसके बाद में अपना 2 अक्टूबर, ये दिन छोड़ के बिजनेस आवर्स में 9 to 5 में या फिर उसके अपने नॉर्मल बिजनेस आवर्स में 9 to 5 में उस जगह पे गवर्नमेंट कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स की मीटिंग, मेंबर्स की मीटिंग उस जगह पे हो सकती है. कंपनी के जो रजिस्टर ऑफिस है वहाँ पे हो सकती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पर बोले वहाँ पर हो सकती है. उसके बाद में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोले तो ऐसा डायरेक्टर जो भी बंदा एक कंपनी से इंडिपेंडेंट है जिसका भी और कंपनी का कोई भी लेना देना नहीं है. जनरली ये प्राइवेट कंपनी में नहीं देखा जाता, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी और उस जगह पे लिस्टेड कंपनीज में देखा जाता है. जिस भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का कैपिटल उस जगह पे 10 करोड़, उस जगह पे टर्नओवर उस जगह पे 1000, उस जगह पे टर्नओवर 100 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है. ठीक है ना. उसका एक अगर समझो बी उस जगह पे भी एक कंपनी है जिसका क्या नाम है कि समझो एक एग्जांपल यहाँ पे अपन लेते हैं कि उस जगह पे रिलायंस लिमिटेड. ठीक है ना. उस जगह पे रिलायंस लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है तो उस जगह पे उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ेगी. जो बंदे पूरे बोर्ड का, जो कुछ भी कंपनी का बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनका ओवरव्यू लेंगे. वो कंपनी अच्छी तरीके से इंडिपेंडेंटली मैनेजमेंट चल रहा है कि नहीं वो देखने के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस जगह पे अपॉइंट किए जाते हैं. सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं कंपनी के बोर्ड का, कंपनी के डायरेक्टर्स का परफॉर्मेंस उस जगह पे इवेल्युएट करते हैं. लिस्टेड कंपनीज एंड अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज विच हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ रुपीज और मोर एंड टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ रुपीज और मोर जिनका है, उनको उस जगह पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस जगह पे अपॉइंट करने पड़ेंगे. हर लिस्टेड कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स है उसके 1/3 जो डायरेक्टर्स है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए. और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है जिनका ये पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा एंड टर्नओवर उस जगह पे 100 करोड़ से ज़्यादा है तो उन सारे कंपनीज को उस जगह पे मिनिमम 2 उस जगह पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे. उसके बाद में आता है प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिटर. मतलब गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर को अपॉइंट करने. फर्स्ट ऑडिटर मतलब जब कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो गवर्नमेंट कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर विद इन 30 डेज CA एंड EG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना पड़ेगा विद इन 60 डेज. अगर वो नहीं कर पाए 60 डेज में तो उसके नेक्स्ट 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे. ठीक है ना. अगर CAG को विद इन 60 डेज उस गवर्नमेंट कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर को, CAG को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, CAG को उस जगह पे विद इन 30 डेज अपॉइंट करना पड़ेगा. अगर वो नहीं कर पाए तो नेक्स्ट 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं कर पाए तो उसके नेक्स्ट 60 डेज में उस जगह पे मेंबर्स बोले तो शेयर होल्डर्स करेंगे. ठीक है ना. अगर बात करेंगे जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर की, विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर. मतलब गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर हर साल चेंज होता है तो फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के विद इन 180 डेज के अंदर ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए. ठीक है ना. अगर कोई कैजुअल वैकेंसी मतलब कोई ऑडिटर अगर बीच में ही साल में अगर उस जगह पे रिजाइन कर देता है या फिर उसका रिन्यूअल हो जाता है तो विद इन 30 डेज उस जगह पे CAG को अपॉइंट करना पड़ेगा. मतलब अगर किसी बंदे ने बीच में ही छोड़ दिया तो जब उसने छोड़ा उसके बाद में 30 डेज में CAG को अपॉइंट करना पड़ेगा एक नए बंदे को एज अ ऑडिटर. ठीक है ना. अगर CAG फेल हो गया, CAG नहीं कर पाया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नेक्स्ट 30 डेज में उस जगह पे
अगर CAG अगर फेल हुआ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नेक्स्ट 30 डेज में उस जगह पे एक सब्सिक्वेंट बंदे को उस जगह पे ऑडिटर बोल के अपॉइंट करेंगे। उसके बाद में आता है एनुअल रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 394 वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ मेंबर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल cause an annual report on the working and of affairs of that company to be prepared within 3 months of its annual general meeting, before which the comments given by the comptroller and auditor general of India and audit report is placed under the proviso to subsection 6 of section 143. So जो कुछ भी गवर्नमेंट कंपनी का एनुअल रिपोर्ट रहता है, मतलब जिसमें कि बोर्ड रिपोर्ट, CSR रिपोर्ट, सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल सारी चीज़ें जो कुछ भी रहती है एनुअल रिपोर्ट कंपनीज को फाइल करना रहता है, तो कहीं ना कहीं AGM के 3 मंथ्स के अंदर यहाँ पे उस जगह पे देखे रहेगा, उस जगह पे देखे रखा है कि प्रिपेयर्ड विद इन 3 मंथ्स ऑफ इट्स एनुअल जनरल मीटिंग बिफोर विच द कमेंट्स गिवन बाय द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड द ऑडिट रिपोर्ट इज प्लेस्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 143। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो भी अपने एक अपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो उसका जो कुछ भी एनुअल रिपोर्ट है तो वह एनुअल जनरल मीटिंग के विद इन 3 मंथ्स में उस जगह पे फाइल करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद में as soon as maybe after such preparation laid before both the houses of parliament together with a copy of audit report and comments upon or supplement to the audit report made by the comptroller and auditor general of India। मतलब जो कुछ भी उसका एक ऑडिट रिपोर्ट रहेगा, जो कुछ भी उसका एनुअल रिपोर्ट रहेगा वो बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद द कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड कमेंट्स अपॉन द सप्लीमेंट टू द ऑडिट रिपोर्ट। मतलब CAG ने जो कुछ भी उसके ऊपर कमेंट्स देके रखे हैं, जो कुछ भी अपना ओपिनियन देके रखा है तो वो भी उसके ऊपर दिया जाएगा, ठीक है ना। वेयर इन एडिशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एनी स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेंबर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, that state government shall cause a copy of annual report prepared under subsection 1 to be laid before the house or both houses of state legislature with a copy of the audit report and comments upon or supplement to the audit report referred होगा। मतलब अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी में स्टेट गवर्नमेंट भी मेंबर है, स्टेट गवर्नमेंट भी शेयर्स होल्ड करता है, तो उस जगह पे विधानसभा और विधान परिषद स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है ना, उस जगह पे वो एनुअल रिपोर्ट विथ द ऑडिट रिपोर्ट विद द कमेंट्स ऑफ CAG उस जगह पे रख दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे देखे रखी है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 394 वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ मेंबर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉज एन एनुअल रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑन अफेयर्स ऑफ कंपनी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी कंपनी में होल्ड करता है तो कहीं ना कहीं शैल कॉज एन एनुअल रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑन अफेयर्स ऑफ कंपनी। तो जो कुछ भी कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन है उसके ऊपर एनुअल रिपोर्ट उस जगह पे रेडी करना पड़ेगा, प्रिपेयर्ड विद इन द 3 मंथ्स ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब AGM के विद इन 3 मंथ्स वो उस जगह पे प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड उस जगह पे एनुअल रिपोर्ट विद द ऑडिट रिपोर्ट एंड CAG के जो कुछ भी कमेंट्स है वो बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रख दिए जाएंगे। और अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट में उसमें वो कंपनी में अगर मेंबर है, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट किसी कंपनी में शेयर होल्ड करता है तो कहीं ना कहीं स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा और उस स्टेट में अगर उस जगह पर विधान परिषद रही तो बोथ दी हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर उनके सामने CAG के रिपोर्ट के साथ, ऑडिट रिपोर्ट के साथ, उनके कमेंट के साथ में उस जगह पे वो वहाँ पे रख दिया जाएगा वो अपना एनुअल रिपोर्ट। वही सारी चीज़ें यहाँ पे लेके रखिए, आप लोग देख सकते हैं। सो थैंक यू। ये अपना लोगो है CS विद विनीत, थैंक यू। ये अपना यूट्यूब चैनल है, ये इंस्टाग्राम चैनल की लिंक है, ये मेरा पर्सनल, ये मेरा एक अपने लिए अपने CS के बच्चों के लिए एक पेज है, CS विद विनीत करके एक इंस्टाग्राम पेज है, ये इसकी लिंक है। ये मेरे अकाउंट की लिंक है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं सारी चीज़ें जो कोई भी एजुकेशनल अपडेट क्रिएटिव कंटेंट है इसके ऊपर डालूंगा। सो डू फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। ये फेसबुक का पेज है, इसके ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हो, इसके ऊपर भी सारा कंटेंट आ जाएगा। सो ये था आपका कम्युनिटी लॉ का चैप्टर। इसका एक बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको दे रखे, एक समराइज वर्जन दे के रखा है। आप लोग इस लेक्चर से उस जगह पे उसको एक वो चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। आपका टाइप्स ऑफ लीगल स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी वाला चैप्टर
मैं रिकमेंड करूँगा आप अपने नोट्स से उस जगह पे अपने मॉड्यूल से अच्छी तरीके से पढ़िए। अपना मॉड्यूल का कंटेंट उस जगह पे नोट्स में सारी चीज़ें है कि नहीं वो एक बार मेक श्योर कीजिए। राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, पास्ट एग्जाम पेपर्स देखिए, उस जगह पे अपने जो कुछ भी गाइडलाइंस आंसर्स है वो गाइडलाइंस आंसर एक बार देख लीजिए। रोज़ का एक पास्ट एग्जाम पेपर का क्वेश्चन लीजिए, वो अच्छी तरीके से लिख के देखिए पूरा फेयर में। मतलब कुछ भी ऐसे जल्दबाजी में उस जगह पे मत लिखिए। फेयर में एक पास्ट एग्जाम पेपर का क्वेश्चन लिखे रखिए, तो वो कहीं ना कहीं उसी बहाने आपका पास्ट एग्जाम पेपर भी सॉल्व कर रहे हो जाएगा और गाइडलाइंस आंसर भी आपके देखकर हो जाएंगे। शुरुआती में देखकर लिखा तो भी चलेगा, लेकिन लिखिए, ठीक है ना। इस वीडियो का लेक्चर का मोटिव एक ही था कि कहीं ना कहीं आप लोग उस जगह पे एक समराइज वर्जन में आप लोग ये सारी चीज़ें रिवाइज कर सको। एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी उस जगह पे मेजॉरिटी पोर्शन मैंने यहाँ पे ये अपने लेक्चर में, ये पीपीटी में सारी चीज़ें कवर कर रखी थी। एक आपको अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, एक समराइज वर्जन चाहिए, ठीक है ना, एक कैसे एक छोटा मोटा एक सारा रिवीजन चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये लेक्चर को आप लोग रेफर कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि नोट से, मॉड्यूल से सारी चीज़ें अच्छे से उस जगह पे पढ़ लीजिए। उसके पहले अगर आपको एक थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल उस जगह पे क्लैरिटी चाहिए, उस जगह पे एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से ऐसा जल्दी रिवीजन चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये लेक्चर आप लोग रेफर कर सकते हो। इसी तरीके का कंटेंट, इसी तरीके के सारे वीडियोस मैं यहाँ पे इस चैनल पे उस जगह पे डालूंगा। और भी किसी टॉपिक के ऊपर आपको अगर लेक्चर चाहिए होगा तो डू कमेंट हियर, आई विल डेफिनेटली अपलोड फॉर यू, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।